डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की बात कही। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता का बयान, ममता सरकार को बताया नाकाम। कहा, ममता सरकार ने खुद बीजेपी के रास्ते को बनाया आसान। जमशेदपुर में महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भेजा पोस्टकार्ड, महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस में महिला मोर्चा सक्रिय, आरक्षण बिल को लागू करने की मांग तेज। झारखंड सियासत में लेटर बम की धमक, एक व्यक्ति पर डराने धमकाने के आरोप, टेंडर प्रक्रिया में करता था जबरन हस्तक्षेप। जमशेदपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत, कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण से किया जा रहा वंचित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित करके केंद्र सरकार से पुनः इसे संसद में पारित करने का आग्रह किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से झारखंड में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिसीमन लागू होने के बाद झारखंड में लोकसभा की सिम 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी, जबकि विधानसभा की सीट 21 से बढ़कर 121 हो जाएंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि अधिनियम का विरोध किया, ये पहले ही लागू किया गया, सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। बीजेपी इनका चरित्र जनता तय करेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2013 में पारित हो चुका है। झारखंड की सरकार विशेष सत्र क्यों बुलाएगी? बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून बन चुका है, लेकिन बीजेपी उसको लागू नहीं करना चाहती। लोकसभा की सीटें यहां बढ़ते तो स्वाभाविक है झारखंड में कि झारखंड विधानसभा में आप सब लोगों को ध्यान में होगा, करीब करीब सभी सरकार ने झारखंड विधानसभा से एक प्रस्ताव, एक संकल्प भेजा कि भारत सरकार को भाई विधानसभा की सीटें झारखंड में बढ़नी चाहिए। जब लोकसभा की सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है झारखंड में विधानसभा के भी सीटें बढ़ता, और वो विधानसभा की जैसे 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में 121 विधानसभा सीटें हो जाती, तो 121 होता तो स्वाभाविक है फिर 40 सीटें हमारी मां बहनों के लिए भी रिजर्व हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इतना ही नहीं बल्कि सीटें बढ़ती तो और भी लोगों को अवसर मिलता, यानी 21 लोकसभा कम नहीं होता है कि आज जहां 14 है वहां 21 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का झारखंड से अवसर मिलता। हम उम्मीद कर रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, तो हेमंत सोरेन को समझ आएगी और इस बिल का वो समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि उसके विरोध में मतदान किया। तो इसलिए पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें, आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय की प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए, और ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिलता, यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें होती, उससे भी लोग वंचित हो गए। और इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर के हम सब आग्रह करेंगे और वो विधानसभा की सत्र बुलावे, राज्यपाल से सलाह करके
और यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे। लेकिन 30 तारीख से हम सब लोग उनसे समय मांग रहे थे। हमने महामंत्री को कहा था, अमर गौरी जी को, कि भाई 3 तारीख तक कोई समय मिल जाए, लेकिन समय मिल नहीं पाया। तो इसीलिए लगा कि भाई समय तो मिला नहीं, तब फिर उनको एक चिट्ठी ही हम लोग भेज देंगे और आप सब लोगों से हम वार्ता करेंगे। क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसको कह सकते हैं, दुर्भाग्य है। भाई उनसे हम लोग तो समय मांगते रहे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ, बात कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से, भाई किन कार्य क्या है, मिलने का पर्पस, वो भी हम लोगों ने बताया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया, तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से उनको एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा, तो वही आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। इनका बात आप करते हैं बाबूलाल जी, नारी शक्ति वंदन तो अधिनियम बन चुका, कानून बन चुका, संशोधन की क्यों गुंजाइश आ गई? अभी तो लागू भी नहीं हुआ था। आपकी मंशा क्या है, सो आप बताइए। आप बेवकूफ समझते हैं भारत की महिलाओं को। चिट्ठी का सार क्या है भाई? जब पहले से अधिनियम वो बन चुका, कानून बन चुका, तो फिर क्या चुनाव को देखते हुए दिग्भ्रमित करना है? महिलाओं को अधिकार नहीं देना है? महिला वंदन अधिनियम वंदन करते हैं क्या आप महिला को? तो निकाल दीजिए कुलदीप सेंगर को, चिन्मयानंद सरस्वती को और राम रहीम को। पोस्टर बॉय जिनका राम रहीम हो और वो महिला वंदन की बात करें, हास्यास्पद। पहले अपने फोरम में बात करनी चाहिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जब पारित हो चुका है, तो उसे लेकर झारखंड की सरकार क्यों बुलाएगी? झारखंड की सरकार अगर विशेष सत्र बुलाएगी तो इनको शर्म से डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा भाजपा के विधायकों को। क्योंकि जब सदन में अगर बहस होगा तो इनका चेहरा जो है, चेहरा का एक एक जो छुपा हुआ मुखौटा जो है वो सब उतर जाएगा। इसीलिए इस तरह की मांगे न करें। 2023 में पारित विधेयक जो कानून बन चुका है, उस पर किस लिए बहस? आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और उस बिल की आड़ में आप परिसीमन लागू करना चाहते हैं। उस बिल की आड़ में आप लागू करना चाहते थे कि अगर 50% संविधान में संशोधन के लिए 50% की सीमा तय हो, जो भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो बाबूलाल मरांडी जी, कृपया महिलाओं के साथ धोखाधड़ी बंद करें। महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 वर्षों तक, रघुवर दास के शासनकाल में, और उसके पहले भी बाबूलाल मरांडी जी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे। इनके शासनकाल में जिस तरह महिलाओं को छला गया, तो अब वो छलने के लिए झारखंड में तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं कि दूसरी बार सत्ता में हमारी गठबंधन की सरकार मजबूत सरकार। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस नेता ने ममता सरकार को नाकाम बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि ममता सरकार ने खुद बीजेपी के रास्ते को साफ किया है और जनता ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाकर ममता सरकार को नकार दिया। हम आशान्वित थे कि आसाम में हमारी सरकार आएगी, सरकार हमारी बनेगी। लोगों को हम जो चीज बताना चाहते हैं उनके हक के लिए, शायद हम उसमें सफल नहीं हो पाए। और दूसरी ओर जिस तरह का ध्रुवीकरण कराया गया, भारतीय जनता पार्टी के पास हर चुनाव जीतने का अभी फिलहाल एक ही फॉर्मूला है, घुसपैठ, मतांतरण और ध्रुवीकरण। हिंदू, मुस्लिम, मांस, मछली और लोगों को डराना कि अब अगर फलनवा सरकार में आई, ढकनवा सरकार में आई, अगर हमारी सरकार नहीं आई तो आपके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, ये करके वो ध्रुवीकरण करते हैं वोटों का, जिसका कि हमें नुकसान हुआ। लेकिन जब आप सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी लास्ट आवर में आपको फ्री बीज की घोषणा करनी पड़ रही है। 10 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी थी 10 वर्षों तक, तो वहां पर फ्री बीज की घोषणा करनी पड़ रही है। तो ये भी है कि आपकी सरकार फेल्योर थी। तो ये आसाम की बात होगी। रही बंगाल की बात, तो बंगाल का भविष्य तो ममता बनर्जी ने खुद तय कर दिया था, जब उन्होंने बंगाल में भाजपा को एंट्री देने के लिए खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। और पहले से भी वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती रही। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में उनके लोगों ने वॉकआउट किया था, उनके लोग अब्सेंट थे, उनके सांसद अब्सेंट थे। जब एनआरसी और सीए के मुद्दे पर वो सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन उनके सांसद
जब बात आती है समर्थन करने की बिल के विरोध में तो वो गायब रहते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से एंट्री कराई है बंगाल सरकार के, वो बीजेपी सरकार के साथ में थी, केंद्र में मंत्री भी रही, रेल मंत्री रही एनडीए में, उसके बाद समय समय पर आरएसएस का भी गुणगान करती रही। तो ये साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि आप किस ओर जा रही हैं और आपका चुनाव अकेले लड़ने का फैसला, आपका इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना, यही कारण है कि बंगाल की पटकथा जो भाजपा ने लिखी थी उसी पर चली है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी हाथ मिलाया है तो उसका जो हश्र हुआ है वही हश्र बंगाल में टीएमसी का होगा। धुर्री धुर्री साफ हो जाएंगे जैसे केजरीवाल। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के जितने भी सांसद हैं वो आपके सांसदों की तरह। झारखंड की सियासत में एक बार फिर लेटर बम की धमक सुनाई दे रही है। बीते दिनों ग्रामीण कार्य विभाग के 10 इंजीनियरों की तरफ से मुख्य अभियंता को लिखे गए पत्र में एक शख्स को लेकर डराने और धमकाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन चंद दिनों बाद ही चिट्ठी के मतलब को बदलकर सब कुछ सामान्य होने की बात कही गई। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए विभाग के 3 अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत करीब 10 अभियंताओं के दस्तक से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें बबलू मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को लेकर डराने धमकाने और टेंडर प्रक्रिया में जबरन हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक दूसरी चिट्ठी सामने आई जिसमें सब कुछ सामान्य होने की बात कही गई है। अब बीजेपी का आरोप है कि दोनों चिट्ठियां अलग अलग लोगों की तरफ से जारी की गई हैं और हकीकत का पता लगाना बेहद जरूरी है ताकि विभाग में जड़ तक फैल चुके भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। अप्रैल 2026 को आज से 12 दिन पहले ग्रामीण कार्य विभाग के 10 इंजीनियर्स मिलकर के एक पत्र लिखते हैं मुख्य अभियंता को और पत्र में यह कहते हैं कि हमारे साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और पत्र में लिखते हैं, बस मैं थोड़ा सा पत्र पढ़ूंगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी अभियंता वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यालय में काम करते हैं और फिलहाल हम सभी अत्यंत चिंता, भय और मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि पूरे निविदा के निष्पादन में यानी टेंडर के प्रोसेस में, टेंडर एलोकेशन में बबलू मिश्रा नाम का व्यक्ति हमें लगातार परेशान करता है, गाली देता है, ट्रांसफर करने की धमकी देता है और हमें इस पे रोका जा रहा है। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीण कार्य विभाग का बहिष्कार कर देंगे। ये लेटर 23 अप्रैल 2026 को 10 इंजीनियर्स ने यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स किए और ये जो मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर इनको भेजा गया। इसके बाद कल ही जिसे बंगाल का रिजल्ट निकला, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस पे संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस पर जांच की जाए कि अभियंताओं ने जो चिट्ठी लिखी है इस पर कार्रवाई की जाए। उनके लेटर लिखने के कुछ ही समय बाद यानी कि 4 मई के बाबूलाल मरांडी जी के ऑब्जेक्शन के कुछ ही घंटों बाद इन्होंने एक दूसरा लेटर रिलीज किया और लेटर में कहा कि हम सभी अभियंता यह कहना चाहते हैं कि जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ कि बबलू मिश्रा द्वारा हमें धमकाया जा रहा था, यह लेटर फर्जी है, पूरी तरह से हमारा उसको कोई वास्ता नहीं है। और इसको हमारे चीफ इंजीनियर इतने एक्टिव थे, इतने प्रॉम्प्ट थे कि तुरंत लेटर लिखने के चंद मिनट बाद इसको रिसीव भी कर लिया और सीन भी किया और बताया गया किस तरीके से कि लेटर जो है वो फर्जी है। काम को लेकर के हमारे कुछ सवाल है, हमारे कुछ मांगे हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि 23 अप्रैल को अभियंताओं ने जो चिट्ठी लिखा था वह मुख्य अभियंता को चिट्ठी लिखी और इसकी कॉपी जो है अभियंता प्रमुख और सचिव दोनों को दिया गया। यानी कि राज्य के 3 बड़े अधिकारी, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और सचिव, इन तीनों अधिकारियों को 12 दिन पहले हमारे राज्य के 10 इंजीनियर कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, भय है, तनाव में है, मानसिक तनाव में है। इन्होंने कल जाके कहा है कि ये सब गलत है,
11 दिन तक आपने ऑफिशियल रिजेक्शन क्यों नहीं किया? एक बार भी आधिकारिक रूप से सचिव, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख की तरफ से डिनायल क्यों नहीं हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये लेटर इतने दिन से सर्कुलेट हो रहा था? क्या आपने पिछले 12 दिनों में एक भी ऐसा एफआईआर दर्ज किया है कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? अगर झारखंड के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में इन तीनों अधिकारियों ने अगर कोई एफआईआर दर्ज किया है तो सरकार के हमारे संज्ञान में लेकर के आए। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात जो नहीं है। दूसरा, ये जितने इंजीनियर 10 के 10 इंजीनियर्स 12 दिन के बाद में इनकी नींद खुली है, ये पिछले 12 दिन तक कहां थे? क्या इस 10 इंजीनियर में से एक भी इंजीनियर ने आधिकारिक रूप से इस लेटर को डिनाई किया? या फिर अगर इनके फर्जी सिग्नेचर को करके कोई आदमी लेटर सर्कुलेट कर रहा है, क्या 12 दिनों में झारखंड के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई? हमारी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर दर्ज हुई है तो उसको बाहर जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिष्टुपुर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई प्रेस वार्ता कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सह मुख्य अतिथि दयामिनी बारला ने बीजेपी की नीतियों और बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर बीजेपी का रवैया पूरी तरह विरोधाभासी है। एक और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण से वंचित रखा जा रहा है। बारला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी जिस प्रकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि महिलाओं के साथ अन्याय भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर लागू करने में देरी की जा रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्थानीय नियमों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जबकि बीजेपी केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित नजर आती है। कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष नलिनी सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी और किसी भी प्रकार के राजनीतिक भ्रम या छल को सफल नहीं होने देगी। आज कोल्हान प्रमंडल में महिला कांग्रेस के द्वारा नारी शक्ति वंदन सितंबर 2023 में जो पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, उस कानून को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये र्यूमर फैला दिया गया है कि इसको कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां नारी शक्ति वंदन बिल को या महिला सशक्तिकरण बिल को पास नहीं होने दिया है, वो इनका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसका पर्दाफाश करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक अपनी बात को जो सच है उनको पहुंचाना चाहते हैं। नारी शक्ति बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बोकारो स्टील नगर सेवा विभाग की टीम ने आज हवाई अड्डा परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। एयरपोर्ट बाउंड्री के किनारे अवैध रूप से बसे झुग्गी झोपड़ियों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बोकारो हवाई अड्डा बाउंड्री के पास बूंदीबाद हटिया क्षेत्र में कटीले तारों से घेराबंदी के बावजूद लोग अंदर घुसकर झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे और खटाल भी संचालित कर रहे थे। प्रशासन द्वारा पहले ही माइनिंग कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। आज कई लोगों ने अपने सामान खुद हटा लिए, लेकिन नगर सेवा विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से शेष अतिक्रमण को तोड़कर हटाना शुरू कर दिया। दरअसल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा यही अतिक्रमण बन रहा था। इसी को देखते हुए बोकारो डीसी की बैठक में 15 मई तक सभी अड़चनों को दूर करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर सभी अतिक्रमण हटाकर एयरपोर्ट संचालन का रास्ता साफ किया जाएगा।
नहीं, हटाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बार बार हम पुलिस फोर्स को और मजिस्ट्रेट को तकलीफ नहीं दे सकते, और आधे से ज्यादा तो सभी लोगों ने अपने आप हटा लिया है। ये जो खाली झुग्गी झोपड़ी वगैरह है वो सब हट रही है, बाकी सबने अपना सामान निकाल लिया। हम यकीन कर रहे हैं किसी भी सामान को कोई नुकसान नहीं हो। बिजली की लाइट कटी हुई है, सेफ्टी का प्रिकॉशन देख रहे हैं। आप देख लीजिए जेसीबी किस कंडीशन में, एक बार दिखाइए तो आपको पता चल जाएगा कि सेफ्टी रिस्क कितने ले रहे हैं। बालीडीह ओपी थाना इलाके के डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के पास साइन कैंटीन के पीछे गोडाबाली गांव के रहने वाले 23 वर्षीय रौनक कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस और परिवार वालों का कहना है कि मृतक नशे का आदी था। मौत का कारण क्या है वो पोस्टमार्टम से ही पता चल पाएगा। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि भाई रोशन ने बताया कि मौत कैसे हुई अभी पता नहीं चल पा रहा है। देखे हम लोग को सूचना मिला तो आए तो देखे कि पहले से लड़का का तबीयत खराब रहता था, हम लोग को जानकारी था। तो आए तो सूचना मिला तो देखे कि मृत अवस्था में पड़ा है। खबर रांची से है, जहां वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने आज फर्स्ट स्टेक होल्डर कॉन्सल्टेशंस वर्कशॉप फॉर डेवलपिंग कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। लीवरेजिंग कार्बन मार्केट ए क्लाइमेट रेजोल्यूशन फॉर झारखंड के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में कई विभाग एक मंच पर आए। इसमें रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट वाटरशेड मिशन, एनर्जी डिपार्टमेंट, नाबार्ड, JSLPS, स्किल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी विभागों ने देश दुनिया में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। चर्चा हुई कि झारखंड जैसे वन खनिज समृद्ध राज्य के लिए कार्बन क्रेडिट बड़ा अवसर है। इससे किसान, वन आश्रित समुदाय और उद्योगों तीनों को फायदा मिल सकता है। मौजूदा बढ़ते पॉल्यूशन और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पूरे देश दुनिया के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अगर हम अभी इसे कंट्रोल नहीं करते तो प्राकृतिक परिवर्तन और तेज होगा। इसका सीधा असर देश के जनजीवन, खेती पानी और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कार्बन मार्केट के जरिए हम पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक अवसर में बदल सकते हैं। कार्यशाला में बताया गया कि कैसे एग्रो फॉरेस्टिक, सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और माइनिंग रिक्लेमेशन में कार्बन क्रेडिट जनरेट किए जा सकते हैं। नाबार्ड और JSLPS ने किसानों को इससे जोड़ने का रोड मैप रखा। क्योंकि लाइवलीहुड प्रोवाइड करना स्टेट का सोवरेन ड्यूटी है, तो एडिशनलिटी कहां से? फिर एक होता है होस्ट कंट्री अप्रूवल, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज अपना NDC वहां पे कमिट किया। अब NDC के टारगेट्स पूरे करें या फिर उसके कार्बन क्रेडिट, ये भी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।